नमस्कार आप सभी को। एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आशीष क्लासेस पर। डिस्कस करेंगे 12 अक्टूबर का फर्स्ट एडिटोरियल। और उससे पहले बता दूं आपको कि एक तो एप्लीकेशन आशीष क्लासेस है जहां पर आप पेड कोर्सेज एक्सेस कर सकते हैं। यहां पे एडिटोरियल वाला जो बैच है B100, यहां हम शतक पूरा कर रहे हैं। B100 जो बैच है वो इस वेंसडे मीन्स कल से स्टार्ट हो जाएगा, तो यहाँ पर आप एडमिशन ले सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे कॉमन एरर का प्रैक्टिस बैच चल रहा है, हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन वाला बैच चल रहा है, ग्रामर का बैच है, ई बुक्स हैं, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। एसएससी प्रीवियस ईयर पेपर्स भी हैं, क्लोज टेस्ट पैराजम्बल का बैच भी है। एक बार आप देखेंगे यहाँ पे तो बहुत सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। इसके अलावा एक टेलीग्राम चैनल है, उसका नाम भी आशीष क्लासेज है, इससे भी आप जुड़ जाएं। यहाँ पर आपको लाइफ एक्सप्रेस न्यूज़पेपर हर संडे ये न्यूज़पेपर आपको मिलेगा। उस न्यूज़पेपर में बहुत सारी नई चीज़ें आपको मिलेंगी, ठीक है। तो ये आशीष क्लास टेलीग्राम चैनल पर अब तक लगभग, शायद एग्जैक्टली नहीं पता मुझे, 5 या 6 न्यूज़पेपर्स अब तक प्रोवाइड करवा दिए गए हैं आपको। तो आगे भी हर संडे यहीं पर मिलता रहेगा। इसके अलावा इस एप्लीकेशन पर भी स्टडी मटेरियल के नाम से एक ऑप्शन है, वहाँ पर भी आप ये जो पेपर है वो एक्सेस कर सकते हो। लेकिन अगर आपको PDF चाहिए है तो टेलीग्राम चैनल से ही आप ले पाएंगे। वोकैबुलरी देख लेते हैं पहले कि कौन कौन से नए वर्ड्स हैं, और फाइनेंशियल आर्टिकल है आज जो हम डिस्कस करेंगे, तो आपको एंड तक जरूर उसे देखना है क्योंकि बहुत सारी नई चीज़ें यहाँ पर सीखने को आपको मिलेंगी। डिमर एक शब्द है, ये पार्ट ऑफ स्पीच इसका वर्ब है। इसका मतलब है अपोज करना, विरोध करना, या फिर आप इसे कहेंगे डिसअग्री। क्या कहेंगे? डिसअग्री, असहमत होना। किसी चीज़ से असहमत अगर आप हैं तो आप उसे डिमर कह सकते हैं। फ्लैग है, ये एक वर्ब के रूप में यूज किया गया है। फ्लैग का मतलब है मार्क या इंडिकेट। चिन्हित करना कह सकते हो, संकेत करना कह सकते हो, चिन्हित करना या संकेत करना। कंसीड एक शब्द है, ये भी एक वर्ब है। इसका मतलब है एडमिट, स्वीकार करना। कंसीड का मतलब क्या है? एडमिट करना, स्वीकार करना। प्रोग्नोस्टिकेशन नाउन है, ये तो हमने डिस्कस किया हुआ है कि TION एंडिंग वर्ड्स होते हैं वो नाउन होते हैं। ये प्रेडिक्शन है, भविष्यवाणी। आप प्रेडिक्शन कह पाएंगे या फिर इसे आप कह सकते हैं फोरकास्ट, पूर्वानुमान। बोथ आर राइट। इमिनेंट एक एडजेक्टिव है। इमिनेंट का मतलब होता है इम्पेंडिंग। इमिनेंट से मतलब है इम्पेंडिंग, जो जल्द ही घटित होने वाला हो, जो अभी हाथ ही में हो, जैसे एट हैंड भी कह सकते हो, क्लोज भी कह सकते हो, जो नजदीक हो, ठीक है। फिर विंड डाउन है। विंड डाउन एक फ्रेजल वर्ब है। क्या है ये? एक फ्रेजल वर्ब है। इसका मतलब होता है टू एंड, अंत करना, या टू एंड ग्रेजुअली भी कह सकते हो, धीरे धीरे अंत की ओर बढ़ना। कन्फ्रंट है, ये वर्ब के रूप में यूज किया गया है। इसका मतलब है फेस करना, सामना करना, या डील विद, निपटना। किसी चीज से निपटना या सामना करना, ये कहलाता है कन्फ्रंट। इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, उसके बाद में स्टार्ट करेंगे एडिटोरियल को। देखिए, फाइनेंशियल आर्टिकल है, जैसा कि मैंने पहले ही बताया आपको। तो यहाँ पर बहुत सारी नई चीज़ें आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जो भी नए स्टूडेंट्स हैं उनको बता देता हूँ कि आपको जो रेड कलर में अंडरलाइंड पार्ट दिख रहा है वो सारे के सारे हैं सब्जेक्ट्स। इन सब्जेक्ट के पीछे कौन सी वर्ब लगेगी वो हम देखते रहेंगे। तो इससे आपका एक टॉपिक जो ग्रामर का चलता है, सिंटैक्स या सब्जेक्ट ऑफ अग्रीमेंट, वो टॉपिक आपका यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। जो भी वर्ड्स हैं नए, वो सारे वर्ड्स हम यहाँ पे सीखते चलेंगे, और ट्रांसलेशन ऑब्वियसली आप सीखेंगे ही, और करंट हैपनिंग्स जो कुछ भी अभी हाल फिलहाल चल रहा है वो चीज़ें आप समझ पाएंगे, उनको अपडेट कर पाएंगे। तो आपको एंड तक देखना है, और एक लाइक और एक शेयर, जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ, एक्सपेक्ट करता हूँ। तो यहाँ पे स्टार्ट करेंगे हम लिमिट्स टू अकोमोडेशन। अकोमोडेशन से मतलब है एकोमोडेट करने की जो प्रवृत्ति है। RBI लगातार अकोमोडेटिव स्टांस अपनाए रखती है। अकोमोडेटिव स्टांस का मतलब होता है कि RBI लगातार ब्याज दरों में कटौती करती है। ब्याज दरों में कटौती इसलिए करती है ताकि इकोनॉमी जो है वो धीरे धीरे मतलब एक ट्रैक पकड़ ले, ठीक है। इकोनॉमी में प्रोग्रेस हो, बूस्ट हो इकोनॉमी, इसलिए मतलब अगर इंटरेस्ट रेट कम करती है तो पैसा आता है, इंजेक्ट होता है पैसा सिस्टम में, इकोनॉमिक सिस्टम के, इससे इकोनॉमी बूस्ट होती रहती है। तो कह रहा है कि भी यहाँ लिमिट्स है, कब तक आप अकोमोडेटिव स्टांस अपनाते रहोगे।
लगातार ब्याज दरों में कटौती करती रही है, ब्याज दरें बढ़ा नहीं रही है आरबीआई, तो कब तक ये एक नीति बना के रखोगे? तो लिमिट्स का मतलब एक कन्फाइनमेंट है, मतलब यहां तक इसकी सीमा है, बाउंड्री है। लिमिट के साथ में टू लगता है, तो लिमिट्स टू अकोमोडेशन का मतलब है जो अकोमोडेटिव स्टांस आप अपनाते हो उसकी एक सीमा है, उसकी एक हद होती है, इससे बाहर आप कब तक जाओगे। ठीक है, आगे देखिए, द आरबीआई लेटेस्ट मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट एंड अकम्पनिंग एक्शन। दो चीजें हैं, एक तो है आरबीआई का लेटेस्ट का मतलब नवीनतम, मॉनेटरी मतलब मौद्रिक, पॉलिसी स्टेटमेंट जो मौद्रिक नीति संबंधी एक वक्तव्य दिया है, एक बयान दिया है आरबीआई ने नया, वो, और दूसरा उसके साथ साथ जो भी कार्यवाही की है, एक्शंस किए हैं। अकम्पनिंग का मतलब जो साथ साथ में चलता है। ठीक है, ये दोनों चीजें जो हैं, जो कि प्लूरल हो गया इसलिए इसकी वर्ब यहाँ पे है रिफ्लेक्ट, तो ये यहाँ पे दर्शाती है। रिफ्लेक्ट का मतलब होता है शो करना या डिस्प्ले करना। क्या दिखाती है? द डिलेमा, डिलेमा का मतलब होता है दुविधा, कि आप ये काम करें कि नहीं करें, इस प्रकार की जो कश्मकश होती है उसे कहते हैं डिलेमा। तो ये दुविधा दिखाता है। दुविधा कौन सी? जो कि कन्फ्रंट कर रहे हैं, कन्फ्रंट का मतलब सामना करना या डील विद करना, मॉनेटरी अथॉरिटीज जो मौद्रिक अधिकारी लोग हैं वो। ठीक है, तो यहाँ पे आरबीआई की जो नवीनतम मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट है और साथ में जो भी कार्यवाही है, ये दोनों चीजें यहाँ पे वो दुविधा दिखाती है जिस दुविधा से जूझ रहे हैं मौद्रिक अधिकारी। समझ में आ गई होगी बात। अब यहाँ रिफ्लेक्ट वर्ब थी इस पूरे स्टेटमेंट की, मतलब ये पूरा एक सब्जेक्ट था, इसकी वर्ब रिफ्लेक्ट है। रिफ्लेक्ट का मतलब शो या डिस्प्ले, नोट कर लीजिएगा। आगे देखिए, वाइल द आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी, अब वाइल से स्टार्ट है तो दो क्लोज यहां पे होंगे, तो कह रहा है यद्यपि, देखो यहां से लेकर यहां तक एक क्लोज बन रहा है, तो जब दो क्लोज हो, वाइल कंजंक्शन होता है तो दोनों ही क्लोज एक दूसरे का विरोध करते हैं, दोनों ही क्लोज एक दूसरे के विपरीत जाकर बात करते हैं। तो यद्यपि जो आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है, आरबीआई की जो मौद्रिक नीति समिति है, उसने वोट दिया, और कैसे वोट किया? यूनैनिमसली। यूनैनिमसली क्या होता है? ये होता है सर्वसम्मति से। ठीक है, तो इसका मतलब है विद वन माइंड। ठीक है, मतलब सर्वसम्मति से, अकॉर्ड कह सकते हो, सहमति से, विद अकॉर्ड। तो यहां पे यद्यपि आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने वोट किया, सर्वसम्मति से वोट किया। क्या वोट किया? टू कीप बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट्स अनचेंज्ड। कहा कि भाई जो बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट है, ये जो बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट है ना, इसको बेस रेट भी कहा जाता है इकोनॉमी के अंदर, इसे आप बेस रेट भी कह सकते हो। बेस रेट का मतलब है, या बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट का मतलब है ऐसी ब्याज की दर जिस पर और ब्याज दरें निर्भर करती हैं। अगर ये घटेगी तो बाकी ब्याज दरें भी घटेंगी, अगर ये बढ़ेंगी तो बाकी की ब्याज दरें भी बढ़ेंगी, उसे कहा जाता है बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट्स। ठीक है भाई। तो यद्यपि आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने सर्वसम्मति से, मतलब सबके सब जो भी उसमें सदस्य थे कमेटी के अंदर, सारे सदस्य लगभग सर्वसम्मति से, एक मतलब सहमति से इन्होंने कहा कि भाई बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट को रखो, और क्या रखो? अनचेंज्ड रखो। ठीक है, एज पार्ट ऑफ इट्स एफर्ट्स। और किस कारण से रखना है? तो ये आरबीआई के, ये मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है, ये इसके प्रयास हैं। ये इट्स आ रहा है वो एमपीसी, ये मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी को शॉर्ट में आप एमपीसी कह सकते हैं, एमपीसी के लिए आ रहा है इट्स। तो ये एमपीसी का प्रयास है। क्या प्रयास है? टू सपोर्ट ग्रोथ एज द इकोनॉमी रिकवर्स, कि ग्रोथ को सपोर्ट करने का प्रयास है, जो वृद्धि हो रही है उसको सपोर्ट करने का प्रयास है। एज यहां कंजंक्शन है, एज के दो मतलब निकलते हैं व्हेनेवर इट इज यूज्ड एज कंजंक्शन। या तो एज का मतलब होगा बिकॉज, या फिर एज का मतलब होगा वाइल। तो यहां पे इसका मतलब वाइल है। वाइल मतलब जब दो काम साथ में हो रहे हैं। ठीक है, ड्यूरिंग दैट टाइम। ठीक है, तो इस समय जब इकोनॉमी रिकवर कर रही है, इकोनॉमी वापस से बाउंस बैक कर रही है, इकोनॉमी फिर से पटरी पर आ रही है, तो उस समय सपोर्ट, ग्रोथ को सपोर्ट करने का इसका प्रयास है। इसीलिए यहां पे सदस्यों ने कहा कि आप इन बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट्स जो हैं उनको अनचेंज्ड रखो, परिवर्तित मत करो। ठीक है, तो यहां वाइल से लेकर एक क्लोज हो गया। तो इस क्लोज में आपने देखा कि आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी सब्जेक्ट ही, उसकी वर्ब जो है वो वोटेड है। बाकी यहां पे आपको देखना था क्या, यहाँ पे बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट, ये इकोनॉमी के लिहाज से इस प्रकार के आर्टिकल जब पढ़ते हो तो ये कुछ टर्म्स होते हैं वो आपको समझने जरूरी होते हैं। तो यहाँ पे इसका मतलब बेस रेट, और बाकी तो इसमें कुछ खास था नहीं। यूनैनिमसली जो एक एडवर्ब के रूप में यूज किया गया, इसका मतलब विद वन माइंड या विद अकॉर्ड कह सकते हो, सर्वसम्मति से। ये एक क्लोज पूरा हो गया, दूसरा क्लोज यहाँ से स्टार्ट होता है। तो वन ऑफ द 6 मेंबर्स ऑन द एमपीसी, तो जो 6 सदस्य थे एमपीसी कमेटी में, उनमें से एक सदस्य, अब ये ऑन क्यों लगाया? क्योंकि कमेटी जो है वो दर्शाता है कि जो भी मेंबर्स इसके हैं वो टेम्परेरी है। भी कमेटी जनरली बनती किस लिए है? किसी खास प्रयोजन के लिए कमेटी
गठित की जाती है, वो प्रयोजन कंप्लीट हो जाता है, कमिटी भंग हो जाती है। तो कमिटी जो है वो टेम्परेरी चीजों को दर्शाती है, और वेन एवर टेम्परेरी मेंबरशिप हैज बीन गिवन, तो इसका मतलब ऑन प्रेपोजिशन लगेगा। जब ये परमानेंट मेंबरशिप होती है, जैसे कोई गवर्नमेंट जॉब में है, तो वहां पे इन लग जाएगा क्योंकि वो परमानेंट मेंबरशिप है, ठीक है, इसलिए ऑन है। तो जो 6 सदस्य हैं एमपीसी के, उनमें से एक सदस्य ने क्या किया, डिमर। डिमर का मतलब बताया मैंने, अपोज करना, विरोध करना, डिसएग्री करना। तो बाकी 5 ने तो कहा कि भाई तुम इस इंटरेस्ट रेट को, जो बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट है, उसको अनचेंज रखो। लेकिन 6 में से एक ने फिर से एक बार फिर से डिमर कर दिया, अपोज किया। यट अगेन ये इम्फेसाइज करने के लिए आता है, जोड़ देने के लिए आता है। कोई काम हुआ, एक बार फिर से हुआ, एक बार फिर से हुआ, तो आप जोड़ देना चाहते हो भी एक बार फिर से ऐसा हो गया कि एक व्यक्ति ऐसा था, उसने विरोध किया इस बात का, और उस व्यक्ति ने क्या किया, वोटेड अगेंस्ट कंटिन्यूइंग विद एन अकोमोडेटिव स्टांस। इसने वोट दिया अगेंस्ट, किसके अगेंस्ट वोट दिया, इसने अगेंस्ट वोट दिया इस चीज के कि भी अकोमोडेटिव स्टांस के साथ कंटिन्यू आप नहीं रह सकते। अकोमोडेटिव स्टांस बताया कि लगातार आरबीआई जो है वो ब्याज दरों को कटौती करती जा रही है, लो रखती जा रही है ताकि पैसा इंजेक्ट हो, तो इसके साथ कंटिन्यू रखा जाए, इस चीज का विरोध किया, ठीक है। फॉर एज लॉन्ग एज नेसेसरी, और कब तक ये आरबीआई स्टांस अपना के रखी है, जब तक कि जरूरी हो। ये नीचे लास्ट में नेसेसरी दे रखा है, एज लॉन्ग एज नेसेसरी दिख रहा होगा आपको, है ना। तो यहां पे वन जो है वो सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब आप देखेंगे तो वो डिमर है, ठीक है। और वन ऑफ द या नन ऑफ द या ईच ऑफ द या एवरी वन ऑफ द, ऐसा कुछ भी आता है तो नाउन प्लूरल आती है, क्योंकि हम ग्रुप की डिमांड करते हैं और ग्रुप जो है वो एक से अधिक के लिए बनता है, एक से अधिक से बनता है, इसलिए मेंबर्स आ गया। यट अगेन एम्फसाइज करने के लिए आता है, एक बार फिर से। डिमर का मतलब बताया मैंने आपको, डिमर का मतलब अपोज करना है, ठीक है। और एज लॉन्ग एज में देखिएगा तो एज और एज के बीच में डिग्री है वो पॉजिटिव है, ठीक है, यहां लॉन्गर या लॉन्गेस्ट नहीं आ सकता। और तो क्या देखना है इसके अंदर, बाकी तो सब कुछ आसान है। आगे देखिए, प्रोफेसर जयंत वर्मा हेड एट द लास्ट मीटिंग इन ऑगस्ट फ्लैग्ड। तो देखो, प्रोफेसर जयंत वर्मा सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब ये हेल्पिंग वर्ब हुई और ये मेन वर्ब है, ठीक है। तो प्रोफेसर जयंत वर्मा ने पिछली जो मीटिंग हुई थी उसमें इंडिकेट किया था, मार्क किया था। फ्लैग का मतलब चिन्हित करना है, संकेत देना है, किस बारे में, खतरों के बारे में। खतरे कौन से, डेट लगा के बताया, ये वो खतरे हैं जिन्होंने प्रोलोंग कर दिया मॉनेटरी अकोमोडेशन। यहां तक पढ़िए प्योर, है ना, पहले यहां तक देख लीजिए। तो प्रोलोंग्ड का मतलब होता है एक्सटेंडेड, एक्सटेंड करना, बढ़ाना। मॉनेटरी, मौद्रिक अकोमोडेशन बताया मैंने आपको, मॉनेटरी अकोमोडेशन का मतलब अकोमोडेटिव स्टांस है, लगातार ब्याज दरों में कटौती करना। तो प्रोफेसर जयंत वर्मा ने पिछली मीटिंग में, अगस्त में जो पिछली मीटिंग हुई थी उसके अंदर उन खतरों को चिन्हित किया था, उन खतरों के बारे में बताया था जिन खतरों से मॉनेटरी अकोमोडेशन जो है वो काफी ज्यादा हो गया, मतलब जिन खतरों के कारण मॉनेटरी अकोमोडेशन लगातार आरबीआई को करना पड़ा। अब यहां देखिए, खतरों के लिए आ रहा है पोज्ड, ये वो खतरे हैं जो किसके सामने खड़े हैं। भी पोज का मतलब क्या होता है, पुट फॉरवर्ड को कहते हैं, कोज कहते हैं, यहां पे कोज मान लीजिए या पुट फॉरवर्ड मान लीजिए। तो वो खतरे जो कारण बने, यहां कोज ही कह लीजिए, है ना। पोज का मतलब लिख लो, पोज का मतलब है किसी भी चीज के घटित होने का कारण बनना। तो ये वो कारण है टू द इन्फ्लेशन आउटलुक, ठीक है। तो ये वो कारण है जो कि कारण, जो मतलब जो ये खतरे जो हैं ये कारण बने महंगाई का। आउटलुक, आउटलुक का मतलब एक तो होता है नजरिया, दृष्टिकोण, कि आप जिंदगी को कैसे देखते हो, जिंदगी में उतार चढ़ाव जो आते हैं उसको कैसे देखते हो, कैसे उसको हैंडल करते हो। एक आउटलुक का मतलब होता है संभावना, तो यहां पे इसका मतलब पॉसिबिलिटी से है। तो महंगाई की संभावना का जो खतरा पैदा कर रहे थे, मतलब जो वो खतरे जिन्होंने महंगाई की संभावनाओं को क्रिएट किया बाई स्टिम्युलेटिंग, कैसे करके, स्टिम्युलेट करके। स्टिम्युलेट का मतलब एनकरेज करना होता है, स्पर करना होता है, आप इसे स्पर कह सकते हो, एनकरेज कह सकते हो। यहां पे बढ़ाना मान लीजिए, असेट प्राइस इन्फ्लेशन, असेट संपत्ति, प्राइस कीमत, इन्फ्लेशन महंगाई। तो संपत्ति की कीमतों में जो महंगाई आई है ना, उसको स्टिम्युलेट करके। इवन एज, इवन एज एक फ्रेज है, इसका मतलब वाइल होता है। जब दो एक्शन साइमल्टेनियसली हो, दो एक्शन साथ साथ में हो, तो आप यूज करते हैं इवन एज का। ये उस समय मतलब साथ साथ में एक काम और उन्होंने किया, ही पॉजिटेड। पॉजिट का मतलब सजेस्ट करना है, दर्शाना है, संकेत करना है, सजेस्ट करना है। ये उस समय जब उन्होंने सजेस्ट किया दैट की इट्स इंपैक्ट इन मिटिगेटिंग द डिस्ट्रेस, कि इसका जो प्रभाव है, किस चीज में प्रभाव, कम करने में। मिटिगेट का मतलब होता है रिड्यूस करना,
प्रभाव किसमें कम करने में? द डिस्ट्रेस, डिस्ट्रेस का मतलब है टेंशन, परेशानी, प्रेशर, दबाव। तो इसका प्रभाव परेशानी को या दबाव को कम करने में इन द इकोनॉमी, और दबाव किस में आ रहा है? अर्थव्यवस्था में। तो वो प्रभाव जो है वॉज आर्ग्यूएबली फार मोर मार्जिनल, वो आर्ग्यूएबली का मतलब तर्क सहित इन्होंने बताया, तार्किक रूप से, फार मोर मार्जिनल। मोर मार्जिनल का मतलब तो हो गया अधिक आंशिक है, भी मार्जिनल है तो आंशिक है। फार लगा दिया तो फार क्या है? किसी डिग्री कंपैरेटिव को और इंटेंस करने के लिए। जैसे मैं कहूं जैसे आपने कहा इंटेलिजेंट, एक कहा मोर इंटेलिजेंट और एक कहा फार मोर इंटेलिजेंट। तो मोर इंटेलिजेंट अधिक होशियार हो जाएगा, फार मोर इंटेलिजेंट का मतलब कहीं ज्यादा होशियार, मतलब इंफेटिक एक वे में आप इसको कह सकते हो, जोड़ देने के लिए यूज किया जाता है। फिर से समझिएगा। प्रोफेसर जयंत वर्मा की वर्ब हेड फ्लैग्ड है। प्रोफेसर जयंत वर्मा ने जो लास्ट मीटिंग हुई थी अगस्त के अंदर, उसमें बताया था खतरों के बारे में। ये वो खतरे हैं जिन्होंने क्या कर दिया? मॉनेटरी अकोमोडेशन को प्रोलॉन्ग कर दिया। उन खतरों के चलते ही जो आरबीआई का स्टांस रहा, कमोडेटिव स्टांस, वो काफी आगे बढ़ता चला गया। तो ये वो खतरे बताए, उन खतरों को बताया जिन खतरों ने इन्फ्लेशन की संभावनाओं को क्रिएट किया। और कैसे किया? एसेट प्राइस इन्फ्लेशन को स्टिम्युलेट करके, संपत्ति कीमतों, संपत्ति की जो कीमत है उनको बढ़ाकर। साथ में उन्होंने एक बात और दर्शाई, ये बताया कि इसका प्रभाव, किसका प्रभाव? जो ये अकोमोडेशन वाला प्रभाव है, अकोमोडेटिव पॉलिसी वाला प्रभाव है, इसको दर्शाया कि कहा कि ये जो प्रभाव है किस चीज में? इकोनॉमी में आए दबाव को कम करने के लिए जो आप ये अकोमोडेटिव स्टांस अपनाते हो, उसका प्रभाव जो है वो कहीं ज्यादा आंशिक है, मतलब प्रभाव ज्यादा पड़ेगा नहीं, बहुत ही कम प्रभाव पड़ेगा। द एमपीसीज ऑन करंट इन्फ्लेशन आउटलुक, एमपीसी का खुद का ये ऑन जो है वो इम्फेटिक एडजेक्टिव है, चाहे तो नोट कर लें। ग्रामेटिकल अगर कुछ चीजें आपको गहराई से जाननी हो तो देख लें, लिख लीजिए। इम्फेटिक एडजेक्टिव है, ये जोर देने के लिए यूज किया गया है। तो एमपीसी का खुद का जो वर्तमान में इन्फ्लेशन आउटलुक है, जो महंगाई को लेकर दृष्टिकोण है, महंगाई को लेकर जो कुछ भी सोच रही है, जो संभावनाएं हैं, एमपीसी खुद को लग रहा है वो एक मिक्स्ड बैग है। मिक्स्ड बैग का मतलब बहुत अलग अलग चीजें हैं। एमपीसी की जो वर्तमान आउटलुक है, वर्तमान में जो भी इसकी सोच है इस कमिटी की महंगाई को लेकर, ये बहुत ही मिश्रित है। मिक्स्ड बैग का मतलब अलग अलग चीजों का समूह, अलग अलग लोगों का समूह, तो अलग अलग यहाँ पे आउटलुक है, अलग अलग सदस्य जो हैं वो डिफरेंट ओपिनियन रखते हैं, ये कहने का मतलब है। तो यहाँ पे आउटलुक सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब इज है। आगे देखिए, द प्रोजेक्शन फॉर एवरेज इन्फ्लेशन, प्रोजेक्शन का मतलब अनुमान है, इसको आप कह सकते हो गैस, या फिर इसको कह सकते हो स्पेक्युलेशन, ठीक है, अनुमान कह दीजिए। तो जो अनुमान है, किसके लिए अनुमान? एवरेज इन्फ्लेशन फॉर द फुल फिस्कल ईयर। फिस्कल का मतलब वित्तीय, फुल मतलब पूर्ण, ईयर का मतलब वर्ष। तो कह रहा है कि जो पूरे एवरेज इन्फ्लेशन के लिए जो अनुमान है, औसत महंगाई को लेकर जो भी अनुमान है पूरे वित्त वर्ष का, उस अनुमान को हैज बीन कट, इसमें कटौती की गई है। पैसिव वॉइस है, कट की तीनों फॉर्म सेम होती है, बीन के साथ थर्ड फॉर्म है तो पैसिव है। और कहां तक कटौती की गई है? तो बाई जब लगता है तो इसका मतलब एक लिमिट तक, तो 40 बेसिस पॉइंट्स तक कमी कर दी गई है। और 40 बेसिस पॉइंट्स कमी करने के बाद में ये अनुमान कहां पर आ गया है? ये आ गया है 5.3% पर। क्या है 5.3%? ये कहा है कि पूरे वित्त वर्ष में औसत महंगाई इतनी रहने वाली है, ठीक है। इवन एज अभी बताया, दो काम साथ में हो तो इवन एज का प्रयोग करते हैं। साथ ही जो कमिटी है वो यहां पे स्ट्रेस डालती है, स्ट्रेस का मतलब जोर डालती है, डेट कंजंक्शन है कि विद कोर इन्फ्लेशन परसिस्टिंग एट एन एलिवेटेड लेवल। एलिवेटेड का मतलब है रेज्ड, बढ़ा हुआ, ठीक है। परसिस्ट का मतलब है कंटिन्यू करना, परसिस्ट का मतलब क्या है? कंटिन्यू करना। तो कह रहा है कि भाई जो कमिटी है वो जोर देती है इस बात पर कि कोर इन्फ्लेशन क्या होता है? कोर इन्फ्लेशन में सारी गुड्स और सर्विसेज आ जाएंगी। महंगाई चाहे सेवा क्षेत्र में हो चाहे वस्तुओं के क्षेत्र में हो, सारी महंगाई को इसी के अंदर इंक्लूड करेंगे। लेकिन इसमें फूड और एनर्जी वाले जो आइटम्स हैं उनकी इन्फ्लेशन को इसमें शामिल नहीं किया जाता है। समझ में आ रही बात? फूड और एनर्जी वाले सेक्टर को इसमें शामिल नहीं करते हैं, बाकी सभी सेक्टर्स को शामिल कर लेते हैं, वो होता है कोर इन्फ्लेशन। तो कह रहा है कि प्रोजेक्शन जो है एवरेज इन्फ्लेशन को लेकर, औसत महंगाई पूरे वित्त वर्ष में कितनी रहेगी, उस अनुमान को 40 बेसिस पॉइंट्स तक काट दिया, 5.3% तक कर दिया, ठीक है। और साथ में यहां पे कमिटी स्ट्रेस डालती है, जोर देती है इस बात पर कि कोर इन्फ्लेशन जो है वो लगातार बड़े स्तर पर रहेगी।
कोर इन्फ्लेशन जो महंगाई है सभी क्षेत्रों की, फूड एनर्जी वाले सेक्टर को हटाकर बाकी जो महंगाई का लेवल है वो ज्यादा ही रहेगा। इस चीज के साथ द सेंटर एंड स्टेट्स वुड नीड, तो केंद्र और राज्यों को जरूरत पड़ेगी किस चीज की, फर्दर एमिलियोरेट सप्लाई साइड। एमिलियोरेट का मतलब होता है इंप्रूव करना, फर्दर का मतलब होता है आगे, तो आगे सप्लाई साइड जो है, जो डिमांड है उसकी पूर्ति करने वाली जो साइड है उसको आगे एमिलियोरेट करने की मतलब जरूरत है। और कॉस्ट प्रेशर जो है उसको भी एमिलियोरेट करने की जरूरत है, मतलब कीमतों का जो दबाव है उसको भी सुधारने की जरूरत है। इंक्लूडिंग थ्रू कैलिब्रेटेड कट्स, इंक्लूडिंग मतलब समेत या शामिल, थ्रू मतलब माध्यम से, किस माध्यम से, कट्स मतलब कटौती, और कटौती कैसी, कैलिब्रेटेड, ये होता है मेजर्ड या बैलेंस्ड, नपातुला। तो बिल्कुल बैलेंस्ड या संतुलित या नपे तुले अंदाज में कटौती करके, कटौती करनी किस में है, इनडायरेक्ट टैक्सेस में, अप्रत्यक्ष करों में, और ये अप्रत्यक्ष कर किस पर लग रहे हैं, पेट्रोल डीजल पर। सो एज टू, ये एक फ्रेज है, इसका मतलब होता है इन ऑर्डर टू। कल का जो सेकंड एडिटोरियल था उसमें भी हमने ये डिस्कस किया था, जो पेड यूजर्स हैं उनको पता होगा। सो एज टू का मतलब है इन ऑर्डर टू, ठीक है। तो किस लिए, एड्रेस करने के लिए। एड्रेस करने का मतलब क्या होता है, कोई समस्या है उसको सुलझाना, ठीक है। क्या सुलझाना है, इश्यू को, मुद्दे को। मुद्दा क्या है, वेरी हाई पंप प्राइसेस, बहुत ज्यादा कीमतें चल रही पेट्रोल डीजल की, तो उस चीज को सॉर्ट आउट करने के लिए इनडायरेक्ट टैक्सेस में कट्स करें। कैसे कट्स करें, कैलिब्रेटेड, कट्स नाउन हो जाएगा और ये जो है पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव हो जाएगा। तो समझना फिर से, ये तो समझ में आ गया, ये कटौती करी है ना। इसी के साथ में कमिटी जो है वो जोर डालती है इस बात पर कि कोर इन्फ्लेशन जो कि अब बड़े स्तर पर रहेगा, है ना, रेज्ड लेवल पर रहेगा। तो जो सेंटर और स्टेट्स हैं इसको जरूरत पड़ेगी सप्लाई साइड को एमिलियोरेट करने की और कॉस्ट प्रेशर्स को क्या करने की, एमिलियोरेट, मतलब जो कीमतों का दबाव पड़ रहा है और सप्लाई साइड है उसको थोड़ा ठीक करने की जरूरत है। इन दोनों को ही इसमें शामिल है। इसमें क्या काम करना है, क्या स्टेप शामिल करेंगे, इसमें इनडायरेक्ट टैक्सेस के अंदर कटौती करनी पड़ेगी इनको। थ्रू जो है वो प्रेपोजिशन है, इसका मतलब होता है इस माध्यम से, कोई भी चीज कर रहे हो और किसी चीज का सहारा लाभ ले रहे हो उसके माध्यम से थ्रू का प्रयोग करेंगे। इंक्लूडिंग है प्रेपोजिशन यहाँ पे, ठीक है, एक्सक्लूडिंग प्रिपरेशन होता है। तो इनडायरेक्ट टैक्सेस में कटौती करनी है। कटौती कैसी होगी, नपीतुली कटौती होगी, ज्यादा भी नहीं कम भी नहीं, बीच का सा मार्ग निकालेंगे, मीन यहाँ पे एक माध्यम निकालेंगे। तो किस पर कटौती करनी है, पेट्रोल डीजल पर लगने वाले टैक्सेस की। करनी क्यों है कटौती, ताकि जो एक इश्यू बना हुआ है वेरी हाई पंप प्राइसेस का, पंप प्राइस बहुत ज़्यादा है, जो हमें पेट्रोल डीजल मिलता है प्रति लीटर वो काफ़ी ज़्यादा महंगा हो गया है, उस समस्या को एड्रेस करने के लिए। इन एन एक्नोलेजमेंट, एक्नोलेजमेंट का मतलब है एडमिटेंस या स्वीकृति या कन्फेस करने की प्रोसेस। तो एक स्वीकृति में ऑफ द डिफिकल्टी, भैया समझ में आ रहा है कि परेशानी तो है, ठीक है, डिफिकल्टी का एक्नॉलेजमेंट है और इस चीज को करते हुए इट फेसेस, तो ये वो डिफिकल्टी है जो ये फेस कर रहा है ना, इट की वर्ब है वो फेस है। इन कंटेनिंग प्राइस प्रेशर्स, किस चीज का यहां पे है भाई, ये कह रहा है कंटेन करने में। कंटेन का मतलब है कंट्रोल करना, नियंत्रित करना। तो किस चीज में समस्या है, समस्या है जो कीमतों का दबाव है उसको कंट्रोल करने में समस्या। इवन एज, साथ ही, इट कीप्स इंटरेस्ट रेट्स एट ग्रोथ सपोर्टिव लॉज। इट किसके लिए आ रहा है, मॉनिटरी पैनल के लिए आ रहा है, जो मॉनिटरी कमेटी है उसके लिए आ रहा है। तो कह रहा है कि इस बात को तो स्वीकार कर रही है मॉनिटरी कमेटी कि भाई इसको सामना करना पड़ रहा है मुश्किल का। किस मुश्किल का, कि प्राइस प्रेशर्स को ये कंट्रोल नहीं कर पा रही। साथ में मतलब क्या करते हुए प्राइस प्रेशर कंट्रोल नहीं कर पा रही, जब इट कीप्स इंटरेस्ट रेट्स एट ग्रोथ सपोर्टिव लॉज, जब ये इंटरेस्ट रेट को रखती है किस स्थिति में, ग्रोथ सपोर्टिव लॉज, वही अकोमोडेटिव स्टांस, मतलब कमिटी जो है इंटरेस्ट रेट को कम रखती है। क्यों कम रखती है, ताकि पैसा आए, इकोनॉमी बूस्ट हो। तो ये किस लिए स्टेप उठाती है, ग्रोथ को सपोर्ट करने वाला। तो जब मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो है इंटरेस्ट रेट को ग्रोथ सपोर्टिव निम्न स्तर पर रखती है, तो उस समय प्राइस प्रेशर जो होता है, कीमतों का दबाव जो होता है, इस समस्या को कंट्रोल नहीं कर पाती है, ठीक है। द मॉनेटरी पैनल रीइटरेटेड, रीइटरेट का मतलब होता है रिपीट करना, से अगेन। तो मॉनेटरी जो पैनल है इसने एक बार फिर से दोहराया है क्या,
इट्स प्ली, प्ली का मतलब है एंट्रीटी या रिक्वेस्ट। इसने अपने निवेदन को दर्शाया है। क्या निवेदन है? फॉर फिस्कल अथॉरिटीज, यहां पे निवेदन है वित्तीय अधिकारियों के लिए कि भी वो स्टेप इन करें। स्टेप इन का मतलब होता है इंटरफेयर करना। स्टेप इन का मतलब है इंटरफेयर करना, कि वो हस्तक्षेप करें, वो बीच में आए। एंड हेल्प कंटेन, और हेल्प के बाद देखिए V0 लगता है सीधा, चाहे तो 2+V0 भी लगा सकते हैं या V0 बेस फॉर्म भी लगा सकते हैं, दोनों ही सही है, ज्यादा प्रचलित ये वाला है। और क्या करें? और सहयोग करें, सहायता दें, किस चीज में? इन्फ्लेशनरी प्रेशर को रोकने में, कंट्रोल करने में। जो भी महंगाई का दबाव आ रहा है उसको नियंत्रित करने में हेल्प करें। स्पेशली, विशेष करके, स्पेशली का मतलब पर्टिकुलरली है, एडवर्ब है, विशेष करके द पास थ्रू इंपैक्ट ऑफ एलिवेटेड ट्रांसपोर्ट कॉस्ट, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। पास थ्रू इंपैक्ट का मतलब, जैसे मान लो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ गई है ना, भी कोई सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजना है, जैसे ए से लेकर बी तक कोई सामान पहुंचाना है, तो पहले लगते थे लेट्स से 100 रुपए, अभी लग रहे हैं इसके 200 रुपए। तो ये 200 रुपए जो 100 का जो अंतर आया है, ये फर्क पड़ेगा, इससे महंगाई बढ़ेगी। जो उपभोक्ता को, जो कंज्यूमर को सामान मिलेगा वो थोड़ा अधिक कीमत पर मिलेगा। तो इस प्रकार इसको बोलते हैं पास थ्रू इंपैक्ट, मतलब एक चीज का प्रभाव दूसरे पर पड़ना, ये है पास थ्रू इंपैक्ट। एलिवेटेड बताया मैंने अभी आपको, रेज्ड, बढ़ा हुआ, तो जो बढ़ी हुई ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है उसका जो पास थ्रू इंपैक्ट है, विशेष करके उसकी बात ये कर रहा है। फिर समझना, तो ये स्वीकार करते हुए कि भाई मॉनेटरी पैनल जो है, जो मौद्रिक नीति समिति है, उसको डिफिकल्टी फेस करनी पड़ रही है किस चीज में? ये प्राइस प्रेशर को कंट्रोल नहीं कर पा रही है, ठीक है। और किस समय कंट्रोल नहीं कर पा रही है? उस समय जब ये ग्रोथ सपोर्टिव स्तर पर, जो निम्नतम स्तर है ब्याज दरों का, उस स्तर पर ब्याज दरों को रखती है, तो ये कीमतों का दबाव इसको झेलना पड़ता है। तो ये चीजें इससे एडजस्ट नहीं हो रही। तो इस स्वीकृति में या इसको स्वीकार करते हुए मॉनेटरी पैनल ने दोहराया है, इसने निवेदन किया है, वित्तीय अधिकारियों से कहा है, भाई तुम स्टेप इन करो, तुम यहां पे इंटरफेयर करो और सहायता करो, किस चीज में? इन्फ्लेशनरी प्रेशर को कंटेन करने में, जो महंगाई का दबाव है उसको नियंत्रित करने में। विशेष करके यहां पे बात कर रहे हैं पास थ्रू इंपैक्ट की, जैसे बढ़ी हुई ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है, उसके चलते जो महंगाई बढ़ रही है, विशेष करके उसकी बात ये कर रही है। गवर्नर शक्तिकांता दास, जो राज्यपाल हैं शक्तिकांता दास, टैसिटली, टैसिट का मतलब होता है अनस्पोकन, टैसिट का मतलब नोट कर लीजिएगा, इसे आप अनस्पोकन कह सकते हो, अनकहा, या फिर आप इसे इंप्लाइड कह सकते हो, ठीक है, या फिर आप इसे इम्प्लिसिट कह सकते हो। मतलब एक प्रकार से साफ साफ कोई चीज ना बोली जाए, जो भी कहा गया है उससे अगर अर्थ निकाला जाए कि व्हाट वाज हिडन, है ना, इन द स्टेटमेंट, तो वो होता है इंप्लाइड, इम्प्लिसिट, ये सब। तो शक्तिकांता दास सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब यहां पे कंसीडर्ड है, टैसिटली यहां पे एडवर्ब है, कंसीड की विशेषता बता रहा है, कंसीड का मतलब एडमिट करना है। तो शक्तिकांता दास जो गवर्नर हैं, उन्होंने ये बात स्वीकार करी, और स्वीकार कैसे करी? टैसिटली स्वीकार करी, मतलब प्रत्यक्ष, डायरेक्ट तो नहीं आए सामने ये ऐसा स्वीकार करने में, लेकिन उन्होंने एक संकेत दिया कि हम स्वीकार करते हैं। किस चीज का? दैट कंजंक्शन है, द टाइम हैड कम। इन्होंने कहा कि इन्होंने एक स्वीकृति, एक प्रकार से ये बात एडमिट कर ली कि समय आ चुका है, किस चीज का? विंड डाउन करने का। विंड डाउन का मतलब धीरे धीरे एंड करना, कि एंड करने का टाइम है। द पेंडेमिक एरा लिक्विडिटी सपोर्ट, कि जो वैश्विक महामारी के टाइम पे, एरा का मतलब युग होता है, तो वैश्विक महामारी के समय में जो भी लिक्विडिटी का सपोर्ट, लिक्विडिटी जहां पे आता है इसका मतलब कैश, जो नकदी का सपोर्ट दिया गया था उसको धीरे धीरे खत्म करने का टाइम आ गया है। एज ही अनाउंस्ड द सस्पेंशन ऑफ द GSAP बॉन्ड बाइंग प्रोग्राम। ये GSAP क्या है? ये G का मतलब गवर्नमेंट है, ये S का मतलब सिक्योरिटी है, A का मतलब एक्विजिशन है, P का मतलब प्रोग्राम है, ठीक है। प्रतिभूतियों के अधिग्रहण करने का प्रोग्राम चलाया था सरकार ने, बॉन्ड को खरीदने का प्रोग्राम चलाया था सरकार ने, उसको एंड करने का समय आ गया है। एज यहां पे आ रहा है वाइल, जब उन्होंने अनाउंस किया, दो काम साथ में हो रहे हैं। एक तो इन्होंने संकेत दिया कि विंड डाउन करने का टाइम आ गया है, प्री पेंडेमिक का जो लिक्विडिटी सपोर्ट है उसको, ये उस समय की बात है जब उन्होंने अनाउंस किया। सस्पेंशन, सस्पेंशन का मतलब रोक देने का प्रोसेस, सस्पेंशन यहाँ पे नाउन है क्योंकि द के बाद लग रहा है, डिटर्मिनर के बाद लग रहा है। तो इन्होंने अनाउंस किया कि जो GSAP बॉन्ड बाइंग प्रोग्राम है,
ये जो बॉन्ड खरीदने का कार्यक्रम चलाया था पेंडेमिक से पहले की बात कर रहा है पेंडेमिक के दौर में बात कर रहा है, तो उसको खत्म करने का समय आ गया है। एंड साइमल्टेनियसली, ये हो गया साथ साथ में, टुगेदर। आउटलाइंड, आउटलाइन का मतलब हो गया बाहरी रूपरेखा एक तय करना। एक प्रकार से इन्होंने थोड़ा थोड़ा बताया, आउटलाइन बताई, डिटेल में नहीं बताया। मेजर्स मतलब उपाय। टू ड्रेन आउट, ड्रेन आउट का मतलब है बाहर निकालना। क्या? सरप्लस लिक्विडिटी, जो कैश अधिक हो गया है। सरप्लस का मतलब आवश्यकता से अधिक, लिक्विडिटी कैश, किससे बाहर निकालना है? बैंकिंग सिस्टम से। समझना यहां तक। तो गवर्नर शक्तिकांता दास ने ये बिल्कुल अप्रत्यक्ष रूप से स्वीकार कर लिया कि भी समय आ चुका है, पेंडेमिक के युग में जो लिक्विडिटी सपोर्ट दिया गया था उसको खत्म करने का समय आ गया है। ये उस समय की बात है जब उन्होंने अनाउंस किया। इन्होंने कहा कि GSAP बॉन्ड, भाई ये बात जो है ना पहले वाली, ये लेखक ने यहाँ पे अंदाजा लगाया है। किससे अंदाजा लगाया है? इससे। इसीलिए चूंकि अंदाजा लगाया है, साफ साफ नहीं कहा था, इसलिए यहाँ पे टैसिटली शब्द का प्रयोग इसने किया। इन्होंने कहा कि भाई शक्तिकांता दास जो गवर्नर है उन्होंने अनाउंस ये किया कि भी GSAP बॉन्ड बाइंग प्रोग्राम है उसको सस्पेंड करने की जरूरत है, उसको बंद करने की जरूरत है। और साथ साथ में उन्होंने कुछ मेजर्स, कुछ उपाय यहाँ पे सुझाए, आउटलाइन दी उन्होंने किस चीज की, कि जो सरप्लस लिक्विडिटी है बैंकिंग सिस्टम से उसको बाहर निकालने की जरूरत है। ठीक है। ही साइटेड, साइट का मतलब हवाला देना या मेंशन करना या फिर रेफरेंस देना। उन्होंने हवाला दिया, ही यहाँ पे शक्तिकांता दास के लिए है। साइट का मतलब उल्लेख करना है। उन्होंने यहां संकेत दिया द सीमिंगली स्ट्रेंथनिंग ग्रोथ इंपल्सेज। सीमिंगली का मतलब ऊपरी तौर पर जो देखने में लगता है उसको बोलते हैं। स्ट्रेंथनिंग का मतलब मजबूती देने वाला। ग्रोथ इंपल्सेज, ग्रोथ का मतलब वृद्धि, इंपल्स का वैसे आवेग होता है, सडन कोई भी एक्शन होता है। टू जस्टिफाई, जस्टिफाई का मतलब सही ठहराना, आरबीआई डिसीजन, आरबीआई के निर्णय को। उन्होंने आरबीआई के निर्णय को सही ठहराने के लिए हवाला दिया, किस चीज का रेफरेंस दिया? द सीमिंगली स्ट्रेंथनिंग ग्रोथ इंपल्सेज, जो ऊपरी तौर पर देखने में लग रहा है कि ग्रोथ इंपल्सेज, स्ट्रेंथनिंग का मतलब मजबूती देने वाले, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। ग्रोथ मतलब वृद्धि, इंपल्सेज मतलब आवेग होता है वैसे। तो जो भी हम काम कर रहे हैं ग्रोथ को लेकर, उसका हवाला इन्होंने दिया कि आरबीआई का डिसीजन बिल्कुल ठीक है। ठीक है। Here again एक बार फिर से, द MPC's प्रोग्नोस्टिकेशन, प्रोग्नोस्टिकेशन का मतलब भविष्यवाणी है या पूर्वानुमान है। एक बार फिर से जो MPC का पूर्वानुमान है, किसको लेकर? ग्रोथ को लेकर। इज फिल्ड विद, याद रखिएगा फुल के साथ में ऑफ लगता है, जबकि फिल्ड के साथ में विद लगता है। तो एक बार फिर से MPC का जो पूर्वानुमान है ग्रोथ को लेकर, वो भरा हुआ है किससे? अनसर्टेनिटीज एंड कैविएट। कैविएट का मतलब होता है वार्निंग। अनिश्चितताओं से भरा हुआ है और चेतावनी से भरा हुआ है, कुछ समस्याएं आगे आ सकती हैं, ऐसा कहना चाहता है। कॉन्टैक्ट इंटेंसिव सर्विसेज, सर्विसेज सेवा क्षेत्र को बोलते हैं। कॉन्टैक्ट इंटेंसिव का मतलब ये वो सर्विसेज हैं जहां पे लोग आपसी संपर्क में ज्यादा आते हैं। तो कॉन्टैक्ट इंटेंसिव सर्विसेज जो हैं, विच यहां पे आ रहा है इन सर्विसेज के लिए, ये वो सर्विसेज हैं जो कंट्रीब्यूट करती हैं अबाउट 2/5 टू इकोनॉमिक आउटपुट। याद रखना, जब भी आप कोई फ्रैक्शन नंबर यूज करते हैं, 2/5 है, तो ये 2/5 कहलाएगा, ये 1/3 कहलाएगा, ये 2/3 कहलाएगा। कहने का मतलब जो नीचे आपको दे रखा है वो प्लूरल में लेना है, अगर ऊपर वाला जो अंश जिसको आप बोलते हो वो अगर प्लूरल है तो। ठीक है, 2/5, अगर 1 होता तो 5th होता। तो कह रहा है कि भाई कॉन्टैक्ट इंटेंसिव सर्विसेज जो कि कंट्रीब्यूट करती हैं लगभग 2/5 किसका? इकोनॉमिक आउटपुट का। आउटपुट का मतलब प्रोडक्शन। जितना भी आर्थिक उत्पादन होता है, जितना भी पैसा आता है देश में, उसमें से 2/5 भाग कौन कवर करता है? ये सर्विसेज कवर करती हैं। एंड वर भी इसी के लिए आ रहा है, सर्विसेज के लिए। और ये सर्विसेज जो थी वो अमंग द वर्स्ट हिट, ये सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाली सर्विसेज में से एक थी। किसके द्वारा? कोविड रेस्ट्रिक्शन। कोविड रेस्ट्रिक्शन में सबसे पहले जरूरत ये थी कि लोग आपसी संपर्क में नहीं आएंगे, दूरी बना के रखेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग रखेंगे। तो कोविड के कारण जो प्रतिबंध लगे थे, उससे सबसे अधिक प्रभावित होने वाले सर्विसेज में ये भी थी। स्टिल कंसिडरेबली, अब यहां से यहां तक तो हो गया परिचय कॉन्टैक्ट इंटेंसिव सर्विसेज का। फिर से इसी पर आ जाओ, सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब आगे मिल जाएगी आपको, लैग। लैग का मतलब फॉल बिहाइंड, पिछड़ना। लैग का मतलब है फॉल बिहाइंड, पिछड़ना, पीछे रह जाना। और कंसिडरेबली का मतलब है सिग्निफिकेंटली, काफी ज्यादा। कंसिडरेबली का मतलब है सिग्निफिकेंटली, काफी ज्यादा। स्टिल का मतलब है इवन नाउ, अभी भी। इसका मतलब है इवन नाउ, अभी भी। ठीक है।
और कह रहा है कि ये जो कॉन्टैक्ट इंटेंसिव सर्विसेज हैं वो अभी भी बहुत ज्यादा पिछड़ी हुई हैं। किससे? अपने प्री पेंडेमिक लेवल से। मतलब पेंडेमिक से पहले इनमें ग्रोथ चल रही थी, काफी ज्यादा मतलब बूम कर रही थी ये सर्विसेज, लेकिन पेंडेमिक आने के बाद जो रेस्ट्रिक्शन लगे, लॉकडाउन लगे, उसके चलते ये काफी नीचे आ गई और जो डिक्लाइन इसमें हुआ है वो काफी ज्यादा डिक्लाइन है। आज भी डिक्लाइन ही चल रहा है, आज भी पटरी पर नहीं आ पाई है। द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, तो कह रहा निर्माण क्षेत्र की अगर बात करें, स्टिल नोवेयर नियर सपोर्टिंग अ रीबाउंड इन इन्वेस्टमेंट डिमांड। रीबाउंड का मतलब होता है रिकवरी या बाउंस बैक, रिकवरी या बाउंस बैक, ठीक है, ये है आपका क्या? रीबाउंड। तो कह रहा है कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है, यहां तक तो बात हमने की कॉन्टैक्ट इंटेंसिव सर्विसेज की। अब बात निर्माण क्षेत्र के, निर्माण क्षेत्र भी अभी भी कहीं भी नजदीक नहीं है। किसके नजदीक नहीं है? आसपास भी नहीं है। सपोर्टिंग अ रीबाउंड इन इन्वेस्टमेंट डिमांड, कि निवेश की डिमांड में यहां पे वह बाउंस बैक हो जाए, निवेश फिर से बढ़ जाए, ऐसा कुछ दिख नहीं रहा अभी आसपास भी। एंड मोस्ट क्रूशियली, और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण अगर बात करें तो वो है द एक्सटर्नल एनवायरमेंट, बाहरी वातावरण। दैट हैज सो फार बीन ए मेजर टेलविंड। टेलविंड का मतलब पीछे से आने वाली हवा। पीछे से आने वाली हवा क्या करती है? आगे पुश करती है और आपकी गति तेज हो जाती है, ठीक है। तो कह रहा है कि जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है जो अब तक रहा है, क्या रहा है? एक मेजर टेलविंड रहा है, एक मुख्य प्रगति देने वाला, पुश करने वाला रहा है। अब ये हाइफन लगा के बताया, थ्रू कैपिटल इनफ्लोज। और ये किस माध्यम से पुश किया इसने आगे? कैपिटल के इनफ्लोज। इनफ्लो का मतलब कैपिटल का अंदर आना, पूंजी का अंदर आना। आउटफ्लो का मतलब बाहर जाना। तो कैपिटल इनफ्लो के माध्यम से। एंड द डिमांड फॉर द कंट्रीज गुड्स एंड सर्विसेज, और जो देश के वस्तु और सेवा की जो डिमांड है ना, उसके माध्यम से। तो कह रहा है ये जो टेलविंड है, मतलब ये जो चीज है ना, ये इज टर्निंग मोर अनसर्टेन। अब ये कहीं ज्यादा अनिश्चित हो रहा है, अनसर्टेनिटी इसमें भी भरी हुई है, ठीक है। आगे देखिए, विद ग्रोइंग साइंस, इस चीज के साथ कि अब कुछ संकेत हैं, और संकेत कैसे हैं? ग्रोइंग है, बढ़ते हुए संकेत हैं। किसके? दैट सम मेजर एडवांस्ड इकोनॉमीज, कि कुछ जो मुख्य एडवांस्ड इकोनॉमीज का मतलब ऐसी अर्थव्यवस्थाएं, ऐसे देश जो एडवांस्ड इकोनॉमी जहां पे है, मतलब डेवलप्ड कंपनी जो कंट्रीज हैं उनकी बात कर रहे हैं। तो कह रहा है इस चीज के संकेत बहुत ज्यादा हैं। साइंस यहां पे नाउन है, ग्रोइंग यहां पे प्रेजेंट पार्टिसिपल है, विद यहां प्रीपोजिशन है। तो इस चीज के साथ कि बढ़ते हुए संकेत हैं, किस चीज के? कि कुछ मेजर एडवांस्ड इकोनॉमीज हैं, आर गियरिंग। गियर का मतलब होता तैयार होना, गेट रेडी। वो तैयार हैं किसके लिए? फॉर एन इमिनेंट नॉर्मलाइजेशन। इमिनेंट का मतलब इंपेंडिंग बताया था, जो नजदीक ही हो। नॉर्मलाइजेशन ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, ये हो गया सामान्य करने की प्रोसेस, और ये हो गया मौद्रिक नीति। तो कह रहा है कि इस चीज के बहुत ज्यादा संकेत हैं कि कुछ जो मेजर एडवांस्ड इकोनॉमीज हैं वो तैयारी कर रही हैं, वो अपने आप को अनुकूल बना रही हैं। किसके? मॉनेटरी पॉलिसी के नॉर्मलाइजेशन को के लिए तैयार कर रही हैं, ठीक है। तो ये जो नॉर्मलाइजेशन नजदीक ही है, क्योंकि अब अर्थव्यवस्थाएं संभलने लग गई है, फिर से रेस्ट्रिक्शंस जो हैं लॉकडाउन के जो चलाया गया था पेंडेमिक एरा के दौरान, वो सब लिफ्ट होने लग गए हैं। तो इसके चलते अब ये क्या कर रही हैं? मॉनेटरी पॉलिसी का जो नॉर्मलाइजेशन है, वित्तीय नीति का, जो मौद्रिक नीति का जो सामान्यकरण है, जो नजदीक ही है, उसके लिए तैयार होने लग गई हैं। तो एल्बो रूम, एल्बो रूम का मतलब होता है कुछ काम करने की स्वतंत्रता, फ्रीडम टू डू समथिंग, ठीक है, एनफ स्पेस टू मूव। तो जो एल्बो रूम है आरबीआई के लिए, टू स्टे अकोमोडेटिव, कि वो आरबीआई जो है अभी भी अकोमोडेटिव रह सकती है, अभी भी ये स्टांस अपना सकती है। तो ये जो एक स्कोप है ना, ये जो स्वतंत्रता मिल रही थी आरबीआई को, अब वो धीरे धीरे कम हो रही है, और शार्पली कम हो रही है, वो तेजी से नैरो हो रही है, संकीर्ण हो रही है। अब वो संभावना रहेगी नहीं कि लगातार ये ऐसा कर पाए, लगातार दरों में कटौती कर पाए, ठीक है। एज प्रोफेसर वर्मा हैड नोटेड इन हिज डिसेंट, अब ये जो 6 मेंबर्स थे उनमें से एक मेंबर जो है ये प्रोफेसर वर्मा, जिन्होंने विरोध किया था इस बात का कि आप इस नीति को अब लागू ना करें, आप अकोमोडेटिव स्टांस को चेंज करें। तो ये जो व्यक्ति है, इन्होंने अपने डिसेंट में, डिसेंट का मतलब है डिसएग्रीमेंट, अपनी असहमति में, तो इस व्यक्ति ने अपनी असहमति में क्या किया है? नोट किया है। क्या? मॉनेटरी अथॉरिटीज फेस द डेंजर, मॉनेटरी जो अथॉरिटीज हैं, मौद्रिक अधिकारी हैं, उनको खतरों का सामना करना पड़ रहा है, वो फेस करते हैं खतरों को। खतरा किसका है? फेलिंग टू फुलफिल, कि वो असफल रहे हैं किस चीज में? फुलफिल करने में। क्या फुलफिल करने में? एमपीसीज प्राइमरी मैंडेट, मैंडेट का मतलब ऑर्डर या इंस्ट्रक्शन। एमपीसी का जो प्राथमिक निर्देश था, प्राथमिक जो आदेश था, उसको पूरा करने में। और आदेश क्या था? आदेश ये था एंकर करने का। एंकर का मतलब यहां पे फिक्स करना है।
मौद्रिक जो समिति है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है, उसने कहा था कि आप इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशंस जो हैं, जो भी महंगाई की संभावनाएं हैं, उनको बहुत ही दृढ़ता से, बहुत ही फर्मली लगभग कितना रखो, 4% का टारगेट उसका रखो, ठीक है, ऐसा कहा था। लेकिन यहां पे ये चीजें जो हैं इनके द्वारा पूरी नहीं हुई। तो मिस्टर प्रोफेसर वर्मा जो हैं उन्होंने अपनी असहमति में ये बात नोट की थी, ये बात बताई थी कि मॉनेटरी अथॉरिटीज जो हैं वो खतरा यहां पे सामना कर रही हैं। खतरा किसका है कि ये यहां पे असफल रहे हैं किस चीज में, एमपीसी का जो प्राथमिक एक कार्य था, प्राथमिक जो एक इंस्ट्रक्शन था या ऑर्डर था। क्या ऑर्डर था? इसने कहा था कि इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन को आप लगभग 4% तक ही रखो, उसको ये पूरा नहीं कर पाए। अ फेलियर, ये एक ऐसी असफलता है दैट वुड हर्ट, जो कि क्या करेगी, हर्ट करेगी किस चीज को, सेवर्स, जिन्होंने पैसा बचा के रखा है, सेवर है, बचत करने वाले हैं, द मोस्ट, सबसे ज्यादा प्रभावित करेगी सेवर्स को। एंड रिस्क डीरेलिंग, और इसमें खतरा है किस चीज का, खतरा है डीरेल करने का, मतलब पटरी से उतारने का, किसको, कंजम्पशन लेड रिवाइवल, वो रिवाइवल, जो रिवाइवल मतलब बाउंस बैक, रिबाउंड, जो इकोनॉमी में रिवाइवल हो रहा है, और ये किसके नेतृत्व में हो रहा है, उपभोग चूंकि बढ़ गया है, चूंकि लॉकडाउन खुल गया है, लोगों का उपभोग बढ़ गया है, लोग अधिक चीजों की डिमांड कर रहे हैं, इसके चलते जो रिवाइवल आ रहा है, तो ये वापस से डीरेल हो सकता है, वापस से पटरी से उतर सकता है। तो ये था आज के इस एडिटोरियल में। मुलाकात होगी कल एक नए सेशन के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक्स अ लॉट।